नमस्कार, स्वागत आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चित विषय और गरमाया हुआ विषय है रणवीर अलाहाबादिया विवाद। एक कंट्रोवर्सी हो गई है। ये है रणवीर अलाहाबादिया और ये है समय रैना। इन दोनों ने अपने शो के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी हैं। इन दोनों ने ही, इस इंसान ने जो है यानी रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक बात बोल दी है जिसको लेकर भारत की जनता में काफ़ी ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ है और इनको लेकर का वो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। असम के अंदर मुंबई जो पुलिस है, वो जहाँ पर ये शो हो रहा था, भई मैं बताऊँगा कौन-सा शो था, जिस शो के अंदर मुंबई पुलिस गई भी है, वहाँ पर ये दोनों जो हैं एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन में शामिल भी हो चुके हैं। और एक और लड़की थी इनके साथ, उसका नाम भी अपूर्वा मुखिजा है शायद, वो एक लड़की होगी। आशीष चंचलानी जो यूट्यूबर हैं, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, उनका भी नाम जो है एफआईआर के अंदर दर्ज हुआ है। और भी काफ़ी बड़े-बड़े जो लोग हैं या फिर काफ़ी बड़े-बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनके नाम जो है एफआईआर के अंदर दर्ज हुए हैं। तो क्या ऐसी बात बोल दी गई है जिसके कारण जो है इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है? और भारत के अंदर अश्लीलता को लेकर क्या कानून जो है वो कहता है? हमारे देश के अंदर बीएनएस यानी अब आईपीसी तो नहीं रही, अब उसका नाम जो बदल कर क्या कर दिया, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। उसके अंदर क्या कानून है, क्या प्रावधान किए गए हैं, कितनी सज़ा हो सकती है? भई यहाँ पर इस शख्स ने यानी कि जो रणवीर अलाहाबादिया है, इसने इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक बात बोली है, वो वीडियो भी आप लोगों को मैं सुनाऊँगा जिसमें ये बात बोली गई है। फिर बाद में इसको उस वीडियो को लेकर भई देखा कि जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष हो गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। एक्स यानी ट्विटर के ऊपर लोग जो हैं वो भर-भर के इनको बहुत कुछ सुना भी रहे हैं। कितना इन्होंने गलत बोला है, कॉमेडी के नाम पर इन्होंने एक तरीके से समाज में गंदगी फैलाने का काम किया है। उसको लेकर लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया। तो इन्होंने क्या किया, एक वीडियो और जारी कर दी अपनी माफ़ी की कि भई मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो वीडियो भी आप लोगों को सुनाऊँगा। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, वो एक पीआर स्टंट, यानी कि एक तो भैया ऐसी चीज़ कर दो, देश के अंदर कंट्रोवर्सी कर दो, फिर बाद में आ जाएँगे माफ़ी माँगने। क्यों होती हैं ये सारी चीज़ें? सारा काम जो इनका व्यूज़ का काम होता है कि भई हाँ, व्यूज़ गेन कर लें, अपने आप को पॉपुलर कर लें ताकि ब्रांड डील हो जाए हमारे पास और आने वाले टाइम में बस पैसे छाप सकें। देश के अंदर जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है ज़्यादातर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इक्का-दुक्का ऐसा कर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, यूट्यूबर्स ऐसे हैं, जो कंट्रोवर्सी में खुद जाते हैं, जानबूझ के कुछ गलत बोल देंगे, फिर बाद में वो एक ऐसी वीडियो लाएँगे माफ़ीनामे की, जहाँ पर ये बोलेंगे कि नहीं, नहीं हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, हम ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, ये सब चीज़ें गलती से हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और भारत की जनता भी मैं कह सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा भोली है, वो ये भूल जाती है कि हाँ, इन्होंने वो इंटेंशनली सब चीज़ें बोली है और इनको फिर वो माफ़ कर देती है और इनका धंधा ऐसे ही चलता रहता है। देखिए, ये इंसान कभी नहीं सुधरने वाले हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं। आज इनको फ़ायदा दिखा अपने आप को कंट्रोवर्सी में लाने का, इसलिए वो कंट्रोवर्सी में ले आए और अब ये पीआर स्टंट कर रहे हैं माफ़ी माँगने का। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगा और कानून के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि कानून क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है, असम पुलिस ने सोमवार, ये आपको नहीं जानना कि कौन-सा सोमवार है। असम पुलिस ने जो यूट्यूबर जो है जी बियर बाइसेप्स, इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। और इवन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए ये है बियर बाइसेप्स जिसका चैनल है रणवीर अलाहाबादिया। और आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी इस इंसान को 2024 में बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी दे चुके हैं। और साथ में देखिए अश्विनी वैष्णो जी, हमारे रेल मंत्री जो हो गए, प्रधानमंत्री जो हो गए, वो इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। वो फोटो, मतलब यहाँ पर देखिए अवार्ड दिया जा रहा है। और ये समय रैना, जहाँ पर अनअकैडमी ने इस इंसान को बुलाया कि आओ भैया, जो हम यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, एसएससी की तैयारी करवाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जहाँ पर बच्चे सेलेक्ट होकर एक सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो वो कैसे करेंगे भैया? तुम आके गाली दोगे ना, उनको गाली सिखाओगे तो वो गाली सीखेंगे और जाके वो आईएएस आईपीएस बने जाएंगे। तो ये सब चीजें कर रही हैं, अनअकैडमी बुला रही है। और भी अलग अलग जोमेटो जो है वो इनको बुला के लेके आ रहे हैं। तो ये ब्रांड डील करते हैं। ये सारा क्यों कर रहे हैं? ये जब कर पाएंगे ना, जब लोग इनको जान रहे होंगे, लोग इनको कितना देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं ब्रांड को आकर्षित करती हैं। कोई बड़ा स्पॉन्सर है, उनको आकर्षित करती हैं, आकर्षित करेंगे, इनके पैसे मिलेंगे। ये सारा इनका पीआर काम चलता है। तो जैसे यहाँ पर सोमवार को पुलिस ने क्या किया, सोमवार छोड़िए, असम पुलिस ने इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर दी है। जो बियर बाइसेप्स हो गया, रणवीर अलाहाबादिया जिसका यूट्यूब चैनल है, और उसके खिलाफ दर्ज हुई है। और ये क्या हुआ था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो है वो इस इंसान का मतलब एक शो है, इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट आता था। उस इंडियाज़ गॉट टैलेंट के अंदर रणवीर अलाहाबादिया जो है वो एज ए गेस्ट के तौर पे गए। तो ये क्या करते हैं, ये समय रैना क्या करता है, अपने शो के ऊपर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को बुलाता है, एक तरीके से उनके साथ कोलैब करता है। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि भई उनके व्यूअर्स, इसके व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर आ जाएँ और इसके व्यूअर्स यहाँ पर चले जाएँ। तो एक सामान्य सी जो एक कंडीशन, सामान्य क्या, एक सामान्य सा हम कहेंगे परिचलन है जिस तरीके का, कि भई आपस
आपस में अदला-बदली कर लेते हैं। अदला-बदली क्या? थोड़े बहुत व्यूअर्स मुझे तेरे मिल जाएँगे, तेरे मेरे को मिल जाएँगे, अपने आप को ग्रो कर लेंगे। तो ये ग्रो करने वाली एक प्रवृत्ति जो है यहाँ पर अपनाई गई, जो एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, इस शो में आने के बाद इस इंसान ने अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो गंद भरा हुआ था, वो यहाँ पर आके इसने बक दिया। तो ऐसी अश्लील टिप्पणी कर दी, जिसके कारण क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो चर्चा में आ गया। अब यहाँ पर इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 296 के तहत इनकी अश्लील हरकतों के कारण इनके आरोप शामिल किए। यानी इन दोनों को किसके तो कौन से कानून के तहत बुक किया गया? 296 एक 294 भी है, एक 296 भी है। बीएनएस ध्यान रखना है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। तो इनको क्या किया गया? 296 के तहत जो है बुक किया गया, या फिर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब 296 के तहत इनको कितनी सजा हो सकती है, कितना जुर्माना दे सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, दोनों जो है इलाहाबादी और रैना जो है फिलहाल मुंबई पुलिस की जांच के दायरे में चल रहे हैं। अब ये जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, इतने बड़े, और यहाँ पर जैसी इस तरीके की इस इंसान ने बात बोली है, एक सिंगर है, मशहूर सिंगर है बी प्राक करके, जो है काफ़ी बढ़िया मिट्टी, जो उन्होंने एक सॉन्ग गाया था, बहुत प्यारा सॉन्ग था। तो वो इसके साथ जो है पॉडकास्ट करता है इंसान, जहाँ पर बड़े बड़े संत भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, जहाँ पर ये स्पिरिचुअल की, सनातन धर्म की बात करते हैं। और जहाँ इन्होंने, या कहूँ कि इतनी घटिया मानसिकता यहाँ पर प्रकट की है, तो जो सिंगर थे, मशहूर सिंगर जिनका मैंने अभी आप लोगों को नाम लिया, तो उन्होंने इसके शो पे जाने से मना कर दिया। रीज़न क्या दिया? यही रीज़न दिया कि भाई जिस तरीके की गंद जो यहाँ पर फैलाई जा रही है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके के इंसान के पास जाके अपनी बात करने की, या फिर उनको पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यू देने की। तो यहाँ पर जो है ये बात बोली जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे ना, रणवीर अलाहाबादिया जो बोल रहा है कि वही कि कोई कंटेस्ट था इसके सामने, जिसको इसने कहा कि जैसे कि अगर ये मेरे को यार बोलते हुए भी मेरी ज़बान काँप रही है, जिस तरीके के शब्द इसके द्वारा यूज़ किए गए हैं। मैं आप लोगों को ये सुना देता हूँ। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? Join in? What the fuck, man? तो यहाँ पर जो इसने बोली है ना, जो इसने बोली है, वो ये कह रहा है कि भाई जो सामने लड़की खड़ी थी, कि भाई तू अपने माँ बाप के संभोग करते हुए देखेगी जो बाकी बची हुई जिंदगी, या फिर एक बार उसके साथ शामिल होकर उसको रोक देगी। तो इतनी घटिया मानसिकता और इतने घटिया शब्द यहाँ यूज कर लिए कि जो मतलब सोचते वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा। सोचिए, भारतीय कल्चर के अंदर ये ऐसे, इसके साथ यहाँ पर आप देखें ना, आशीष चंचलानी बैठा है, यहाँ पे अपूर्वा मुखिजा बैठी है, समय रैना वगैरह, साथ में सरदार जी भी बैठे हुए हैं, और एक और सरदार जी बुजुर्ग हैं जो मम्मी कैसी हैं, जो दूसरों को, अपने आप को, मतलब सभी लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो बाप बन के फिर रहा होता है। तो ऐसी ऐसी घटिया जो है वो यहाँ पर कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग इनको फॉलो भी बहुत करते हैं। और एक सवाल यहाँ पर उठता है कि लोग कहेंगे कि अरे सर, ये इतनी घटिया कॉमेडी कर रहे हैं तो इनको देखो ही क्यों? अरे हम नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब का, गूगल का एल्गोरिथम ऐसा है कि ये दिखाए जाते हैं। अरे देखिए, जैसे ही ये चीज़ें हुई ना, जैसे ये चीज़ हुई कि इन्होंने माँ बाप के संभोग के ऊपर ये सब चीज़ें बोल दी हैं, तो ऐसे ऐसे जोक्स इंस्टाग्राम के ऊपर लिटरली मेरे सामने आए हैं, जो माँ के ऊपर यार वो ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे हैं, बोला नहीं जा रहा यार, ऐसे-ऐसे जोक आए हैं सामने निकल कर, इंडिया के ही, कैसे बाहर के कल्चर की नहीं बात कर रहा, भारत के ही जो लोग हैं वो माँ के ऊपर सेक्सुअल जोक वो बना के बैठे हैं यार, बोलते हुए भी ज़बान काँप रही है। फिर इस इंसान ने जैसे ये चीज़ गंदगी बोल दी, गंदगी बोलने के बाद यहाँ पर आता है ये माफ़ी मांगने। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked, हाँ, तो ये सिंपल सी बात है। ये बोल रहा है कि देखो भाई, मैं किसी, जो भी मैंने बात बोली है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता हूँ, फलाना फलाना जो बस मैंने बोली है, बस मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, जो हो गई वो हो गई, मैं उसके अरे क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? और ये जो चीज़ हो रही है ना, वो सारा PR स्टंट है भाई, व्यूज़ कमाने का एक तरीका है। अपने आप को, भारत में कितनी सारी ऐसी मूवीज़ हैं, ऐसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गलत घटिया काम कर देंगे, और फिर अपने आप को फिर डिफेंड करने
करने के लिए एक ऐसी वीडियो ले आएंगे, लोगों को भावुक करने के लिए, और भारत की जनता भावुक हो भी जाती है बहुत जल्दी, भूल जाती है कि भी हाँ भी पहले क्या हुआ था, और अब देखो ये इन्होंने अब आके माफी मांग ली, अरे सुधर गया होगा। अरे ये नहीं सुधरने वाले, इनके पास पैसे जब तक आते रहेंगे ये इंसान कभी नहीं सुधरेंगे। इनको सुधारने का एक तरीका है, इनको बॉयकॉट। बॉयकॉट कैसे? बॉयकॉट सिंपल सी बात है, जाके अनसब्सक्राइब करो इनके चैनल्स को, रिपोर्ट करो जाके इनके चैनल्स को, तब इनको आर्थिक नुकसान होगा ना। देखिए किसी इंसान को अगर आर्थिक नुकसान होता है ना, तब उसकी अक्ल पे आगे मतलब आती है कि हाँ यार अब मेरा नुकसान होने लगा है, मुझे अपने आप को सुधारना हो। ये तुम आपको लोगों को लगता है ये सुधर गया होगा एक दिन के अंदर, इसकी सोच बदल गई होगी एक दिन के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो यहां पर आते हैं, अब तन्मय भट्ट हो गए, राखी सावंत हो गई, उर्फी जावेद हो गए, और इसके अलावा जो भारती सिंह कॉमेडियन है उसको भी बुलाया गया है, बहुत सारे लोगों को समन किया गया है, आओ भाई आपसे पूछताछ करनी है। और यहाँ पर बोला गया है एक इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट हमारे सामने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो जिसके तहत जो यह बोला गया तन्मय के इस समय रैना को कि जाकर अपनी वीडियो डिलीट करो। और इसने यहाँ पर एक कमेंट यहाँ पर किया भी है, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल, मतलब कि जो कुछ हो रहा है वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, और मैंने अपनी सारी जो वीडियोस हैं इंडियाज गोट लेटेंट वीडियो वो मैंने अपनी चैनल से हटा दी हैं, और मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों को हंसाना था। और एक तरीके से यहाँ पर कोई माफी नहीं है, बस हंसाना था, और हंसाने में जितनी फोड़ता, जितनी गंदगी में फैला सकता था मैंने फैलाई है, और मैं कोई इसके लिए माफी नहीं मांग रहा, कोई भी माफी मुफी इसकी है भी नहीं। और वैसे माफी भी मांगेंगे वो एक तरीके से पीआर स्टंट ही होता है इन लोगों का। तो क्लियर हुआ, और इन्होंने बोले भैया थैंक यू। ये है अपूर्वा मुखर्जी, जिसकी इसकी वीडियो तो मैं दिखा भी नहीं सकता यार, इतना लिटरली हद पार कर दी इन लोगों ने, इतना ज्यादा गंद फैला के रखा है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह के ऊपर इन्होंने इतना गंद फैला के रखा है कि इसकी वीडियो तो मैं दिखाते हुए भी, ये अपने आप को वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं, माँ बहन की गालियां देकर ये कहते हैं हम कॉमेडी कर रहे हैं, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर ये जब ये बोलते हैं तो कहते हैं हम कॉमेडी कर रहे हैं, और लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं। अरे इनको हिम्मत कहां से आती है, लोग जब हंस रहे हैं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी है एक्स के ऊपर, यानी कि ट्विटर के ऊपर, जहां पर लोग इनके समर्थन में आके खड़े हैं, समय रैना के समर्थन में आके खड़े हैं। देखो अरे पुलिस जो है वो, जो एक बेंगलुरु का जो आईटी टेकी जो था जिन्होंने आत्महत्या करी, जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिनका नाम था अतुल सुभाष, अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। तो कहते हैं अतुल सुभाष के ऊपर कोई कार्य, मतलब उनको लेकर कोई आगे काम नहीं हो रहा है। जो एक रेपिस्ट है जो राम रहीम है, उसको जो है वहां पर बेल मिल गई है, उनके ऊपर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ऐसी बात बोल दी गई जिसको लेकर भारतीय कल्चर आहत हो गया, तो यहाँ पर लोग आ गए हैं उनको मतलब एक तरीके से मारने के लिए, मीडिया मारने के लिए, पुलिस मारने के लिए। अरे भैया उनको, ये मैं समझ में नहीं आ रहा लोगों की क्या मानसिकता हो गई है यार आज की डेट में। लोग इन जैसों को डिफेंड करने का आ रहे हैं, इन जैसों को, और वो उनका उदाहरण दे रहे हैं। अरे अगर भाई कोई व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसने गलत किया है, उसको छोड़कर दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अरे वो बाहर क्यों, पहले उसको अंदर करो फिर उसके ऊपर आएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ मानसिकता है, कैसी सोच हो गई है लोगों की यार। तो ये होगी यहाँ पर अपूर्वा मुखिजा, ये यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे गई थी भाई, सामने बुलाया था। अब तो चलो छोड़ो यार, ज़्यादा इसके बारे में बोलेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। कैमरामैन यहाँ पर देखिए जिस तरीके की बोल रहे थे भैया, हाँ अब बताओ क्या हुआ। तो अब आते हैं कि भारत में अश्लीलता को लेकर नियंत्रण करने के कानून क्या है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया 294 और 296 दो हमारे पास, 294 और 296 BNS भारतीय न्याय संहिता, ये दो हमारे पास हैं, जिसके तहत जो वो कोई भी कानून जो मतलब कि पनिशमेंट दी जाती है। तो पहले हम 294 को समझ लेते हैं। तो 294 जो वो उन लोगों को पनिश करता है जो अश्लील बुक्स जो हैं वो बेचते हैं, जो कोई इमेजेस बेचते हैं, कोई आकृति होगी उसको बेचते हैं, या कोई अन्य मटेरियल होगा उसको बेचते हैं, आयात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, विज्ञापन देते हैं और उससे वो बेनिफिट कमा दें। ये तो हो गया ऑफलाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर वो ऐसी चीज कर रहे हैं तो वो उनको ये 94 जो है वहां पर 294 जो है उनको दंडित करता है या फिर उनको पनिश करता है। अब धारा अश्लील सामग्री को ऐसी, ये जो धारा है अश्लील सामग्री को ऐसी चीजें के रूप में वर्णित करती है। भाई कौन सी आप चीजों को बताएंगे कि हाँ भाई ये जो है खराब है, ये अश्लील है। तो इन्होंने बोला है कि जो कामुक और कामुक रुचि को आकर्षित करे, यानी कि कामुकता बढ़ाए, काम वासना को बढ़ाए, जिसका अर्थ है खुले तौर पर अत्यधिक यौन।
जो लोग देखिए उन लोगों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है, एक ऐसी सामग्री, एक ऐसा मटेरियल, यहाँ भ्रष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि रुपया खा गया या करप्ट हो गया, करप्ट मतलब कि ये तो इंग्लिश वर्जन हो गया इसका, तो यहाँ पर किसी को रुपया या फिर किसी को ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन हड़प गया, वो वाली भ्रष्ट की बात नहीं, भ्रष्ट आचरण से है, मतलब जिसकी गलत आचरण हो गया हो, जिसका मन उसके अंदर गलत विचार डाल दिए गए हो, जो एक तरीके से समझे कि गलत काम करने की तरफ चल पड़ा हो, काम वासना उसके अंदर उत्पन्न हो गई हो, तो यहाँ पर भ्रष्ट उस चीज को रिलेट किया जा रहा है। तो भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति यानी मन को भ्रष्ट कर देना, मन के अंदर गंदे विचार पैदा कर देना, गंदे काम करने के लिए प्रेरित करना, तो इस तरीके की काम वासना करना, तो वो जो चीज है वो अगर मटेरियल ऐसा है जो इस तरीके की प्रवृत्ति लाता है, इसमें निहित सन्निहित सामग्री को पढ़ने या देखने सुनने की संभावना रखते हैं, मतलब कि जो इस तरीके के मटेरियल को पढ़ते हैं जिससे इस तरीके की भावना पैदा होती है, वो सामग्री जो वो 294 के अंदर आती है। इसको और भी अच्छे से समझाएंगे, आगे चलेंगे जब वीडियो के अंदर। तो 294 का उल्लंघन करने पर क्या होगा, 2 साल की, अगर कोई पहला बंदा है, पहली बार जिसने इस 294 का उल्लंघन किया है, तो उसको 2 साल की सजा हो जाएगी और 5,000 रुपये उसको जुर्माना देना होगा। अगर वो नहीं सुधरा, अगली बार भी वो पकड़ा गया, तो उसको क्या होगा, 5 साल की सजा हो जाएगी और उसको 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा। ये तो ऑफलाइन के अंदर। ऑनलाइन थोड़ा जो है वो इसके अंदर थोड़ा रिग्रेस है, यानी कठोर है इसके अंदर। जो हमारे पास एक आईटी एक्ट है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसका सेक्शन 67 जो है, जिसमें थोड़ा रिग्रेस चीज किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, 294 के तहत ही परिभाषा, देखिए ऑनलाइन के अंदर परिभाषा क्या है, वही सेम है जो ऑफलाइन के अंदर रखी गई है, लेकिन यहां पर सजा क्या है, सजा जो यहां पर बोली गई, अगर वो कोई पहली बार है जिसने अपराध किया है, तो उसमें क्या होगा, 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। अगर वो दूसरी बार आता है तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपया जो है वहां पर उसको जुर्माना देना होगा। तो ये था 294 के तहत। अब आते हैं 296, जिसके तहत इनको यहां पर क्या गया, इनके ऊपर आरोप लगाए गए, जो ये कहती है कि कोई भी दूसरों को परेशान करने के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके निकट कोई अश्लील गीत यानी कोई गाना गाता है, कोई गाथा या शब्द गाता है, सुनाता है, बोलता है, तो उसे 3 महीने तक कारावास यानी जेल या फिर 1,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है। अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है। ओके, अब अदालतों ने क्या पहले कभी इस अश्लीलता के ऊपर कोई व्याख्या की है या नहीं की है, हमारे कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स ने, या फिर भारत के अंदर ऑनलाइन जो ये अश्लीलता है इसके ऊपर कोई सुनवाई की है नहीं की है। 2 चीजें हो गई, कभी अश्लीलता के ऊपर सुनवाई की है नहीं की, या फिर दूसरी चीज होगी जो ऑनलाइन मटेरियल है उसके ऊपर अश्लीलता को लेकर कोई टिप्पणी की है नहीं की। इन दोनों को चीजों को समझेंगे। तो पहले आते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर जो अदालत है उन्होंने अश्लीलता की व्याख्या किस प्रकार की है। 1947 के बाद अश्लीलता कानूनों पर सबसे महत्वपूर्ण फैसले में एक अंग्रेजी उपन्यासकार था, D.H. लॉरेंस, उसकी एक पुस्तक थी लेडी चैटरलीज लवर्स। ये पुस्तक जो वो 1928 के अंदर इटली में प्रकाशित हुई थी, और उस वक्त जब ये प्रकाशित हुई थी काफी ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि काफी सेक्सुअल इनकाउंटर इसके अंदर दिखाया गया था, बताया गया था, सुनाया गया था और लिखा गया था। 1964 के अंदर भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने रंजीत डी उदेसी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के मामले में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जो धारा है 292 के तहत इस पुस्तक को अश्लील माना था। अब अश्लील माना था, वो किस बेस में माना था, तो न्यायालय ने कहा ये पुस्तक अश्लील है, उसका निर्धारण जो है वो हिक्लिन परीक्षण का उपयोग करके किया गया है, जिसमें यह माना जाएगा कि कोई चीज, वस्तु या कोई मटेरियल जो है वो अश्लील है या नहीं। तो अब सवाल उठता है कि सर ये हिक्लिन परीक्षण क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कानूनी परीक्षण रेजिना वर्सेस हैकलिन मामले में स्थापित किया गया था, जिसमें एक ब्रिटिश अदालत ने माना था कि कोई किसी कार्य को अश्लील माना जाना चाहिए यदि वह उन लोगों को भ्रष्ट करता है जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले। मतलब एक सिंपल सी छोटी डेफिनेशन यहाँ पर ये बोली गई है। हिक्लिन टेस्ट इस तरीके का होता है जिसके अंदर भाई किसी व्यक्ति को जो एक वेल्युलेबल, मतलब कि एक संवेदनशील उसका दिमाग है, कोई बच्चा है, या फिर जो दिमाग का कच्चा है, कान के कच्चे होते हैं, जिनके ऊपर बातों का जल्दी असर हो जाता है या फिर वो उस चीज के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, तो उनके ऊपर उसका अनैतिक प्रभाव पड़ रहा है, तो वहां पर जो है वो उस चीज को अश्लील माना जाएगा।
चाहे अब वो अश्लील उन्होंने कैसे किया, चाहे वो उसने कलात्मक दृष्टि से हो या साहित्यिक दृष्टि से हो, भाई वो चीज़ में ये नहीं देखेंगे हमने तो, अरे हम तो कलाकार हैं, हम तो साहित्य हैं, ये तो साहित्य है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम हमें तो फ्रीडम है। अरे नहीं, अगर आपके काम से कोई व्यक्ति उसको अनैतिक कार्य के लिए प्रभावित किया जा रहा है, अनैतिक मतलब कि उसको काम वासना उसके अंदर जगाई जा रही है, अत्यधिक उसके अंदर यौन की भावना जो है उसके अंदर जगाई जा रही है, तो वो आपका काम जो है वो अश्लील ही माना जाएगा। इसका मतलब यह था कि अश्लीलता की सीमा का निर्धारण किसी युवा या संवेदनशील व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाएगा जिसने पहले ही अश्लील सामग्री की तलाश कर ली हो। क्लियर? इसको भी हम समझेंगे क्या बात बोली जा रही है। अरे इसके बाद आ गया ना, ओके एक मिनट रुकिए, ये तो हो गया था, ये हो गया, ओके अब आते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब आते हैं हिकलिन परीक्षण क्या है। देखिए हिकलिन परीक्षण जो है वो एक तरीके से 6 मेजर कंपोनेंट है इसके अंदर। 6 मेजर कंपोनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं कि भ्रष्ट करने, एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ, भ्रष्ट करने या भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति, मतलब कि जिसके अंदर अनैतिक भाव पैदा करने की प्रवृत्ति हो, ऐसे कोई चीज हो जिसने कोई अशुद्ध या कामुक चरित्र के विचारों को सुझाव दिया हो। अनैतिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील दिमागों का पर प्रभाव, मतलब कि जैसे इसने रणवीर अलाहाबादिया ने एक ऐसी बात बोल दी, सोचिए कोई बच्चा इस चीज को सुने या फिर कोई ऐसा व्यक्ति इस चीज को सुने जिसका दिमाग या कान का वो कच्चा हो, तो सोचिए उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस इंसान ने तो वो बात बोल दी बिना ये परवाह किए भी सामने वाले के ऊपर जो जानकारी जा रही है वो किस तरीके का है। गलत काम करने वाले के उद्देश्य की धारणा, भाई वो अब ये नहीं देखा जाएगा वो काम क्या कर रहा था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। अब समय रहना जिस तरीके की बातें बोलता है कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव हंसाना ही था, अरे हंसाने का पर्पस मतलब ये नहीं होता कि भाई कुछ भी अंट बोल दिया जाए, कुछ भी मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा जाए। ये भारतीय समाज है, अब लोग इसके अंदर वेस्टर्न समाज, वेस्टर्न कल्चर को मतलब डालना चाहते हैं जहां पर हर चीज बोली जा रही है। तो ये एक देखिए हमारे देश में जैसे बोला जाता है ना, अतिथि देवो भव, हम बाहर से आने वालों को जिस तरीके की एक इज्जत देते हैं, जिस जहां पर इस समाज के अंदर हम लोगों को भगवान का दर्जा देते हैं कि बाहर से आए इनकी हमें अच्छी सी सेवा करनी चाहिए, तो ये जो क्रिएटर्स हैं लोगों के दिमाग में कैसी गलत चीज फैला रहे हैं। तो सोचिए वो उनका, मैंने बहुत बार देखा है दिल्ली के अंदर भी, जहां पर जो फॉरेनर्स होते हैं तो उनका किस तरीके से उनके पीछे पड़ जाते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर देखिए कोई फॉरेनर्स हैं तो अपनी वीडियो बनाने के लिए उनके साथ कैसे गलत व्यवहार करते हैं। तो ये सारे काम जो है वो किस लिए, ये इन तरीके के जो इन्फ्लुएंसर है वो उनको कहीं ना कहीं ये काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनके दिमाग में वैसी वो चीज डाल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अपने बोल के कारण। ठीक है, तो वो ये चीज होगी। तो अब ये नहीं देखेंगे कि भैया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, अरे आपके काम से, आपके उस चीज से समाज में या जो चुनौतीपूर्ण उद्देश्य वाले लोगों के लिए कितनी कठिनाई का कारण बन सकती है, वो चीज देखी जाएगी। वर्तमान परिस्थिति या इस समय, अरे चल रहा है ना, ओके, या इस समय लोकप्रिय साहित्य की तरह अनदेखी करना, भाई आज की वर्तमान स्थिति आपने देखी नहीं, आपने वो चीजें कर दी, विवादित था जो आपने बोला है या जो आपने किया है, जो आपने दिखाया है, जो आपने बेचा है, जनता तक उसकी पहुंच पर विचार करें। सामग्री के किसी भी, अब यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो चीज बोली गई, भाई यहां पर जो है मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक लाइन बोल दी यहां पर, ठीक है, एक लाइन के अंदर एक छोटा सा एक हिस्सा ऐसा बोल दिया जिसके अंदर कामुकता भरी हुई थी, जो लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करती है, काम वासना उसके अंदर बढ़ाती है। तो यहां ये बोला गया है कि सामग्री के किसी भी टुकड़े, भाग या अंश का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना, यानी कि उस टुकड़े का मूल्यांकन किया जाएगा, अच्छे से उसको देखा जाएगा, उस मूल्यांकन के आधार पर पूरे काम को ही अश्लील मानने की क्षमता, भाई आपने यहां पर गलत बोला तो पूरा का पूरा काम जो है वो आपका गलत ही माना जाएगा। क्लियर? अब इक्लिन्स के देखिए ये तो 6 थे, अब इसके ऊपर 3 जो है एलिमेंट जो है वो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भ्रष्ट या भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बच्चों के ऊपर, संवेदनशील सदस्य हैं उनके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनका निर्धारण जो है वो इस प्रकार के एलिमेंट से किया गया। जैसे भ्रष्ट भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति, हिकलिन परीक्षण के तहत जैसे मैंने कहा ना, सामग्री को अश्लील माना जाता था, यदि इसमें उन लोगों को भ्रष्ट या भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती थी जिनके दिमाग ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले थे, यानी कि काफी ज्यादा ऐसे बच्चे या फिर लोग हैं जिनके जो कान के कच्चे हैं, जिनके दिमाग पे ऐसा प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है, विशेष रूप से जो बच्चे हो गए या संवेदनशील दिमाग वाले जो व्यक्ति हो गए। अलग अलग अंश, देखिए काम को एक पूरे रूप में देखने के बजाय हिकलिन्स परीक्षण में क्या होता है कि अलग अलग हिस्से को देखा जाता है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और उस अलग हिस्से को देखकर कहा जाता है कि भाई आपने ये बात बोली ना, इससे प्रभाव पड़ सकता है, तो आपका पूरा काम ही जो है वो अश्लील माना जाएगा।
सबसे कमजोर लोग के मानक। अब यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि देखिए आप ये मत समझिए जी इस इंसान ने, रणवीर अलाहाबादी ने जो बात बोली है या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसान ने कोई बात बोली होती है या फिर कुछ भी दिखाया होता है, वो ऐसा नहीं माना जाएगा कि अरे देखिए ये मान लीजिए 20 लोग थे, 20 लोगों पे आप देखिए इसमें से 11 लोगों पे असर पड़ा है या फिर 12 लोगों पे असर नहीं पड़ा या 13 लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ा, बाकी 7 लोगों के ऊपर ही तो असर पड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हम मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, हम उन कमजोर लोगों को देखेंगे जहां पर ये असर पड़ा है। भले ही एक इंसान के ऊपर फर्क पड़ा हो, लेकिन फर्क पड़ रहा है ना, तो उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उसकी अनिकता, उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, तो उसको रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर कानून बनाए जाएंगे। सॉरी। अब हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, यूके में क्या हुआ, अश्लीलता के लिए मानक बदल दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड है वो बदल दिए गए हैं। अश्लीलता प्रकाशन अधिनियम 1959 में कहा गया था किसी कार्य को संभावित दर्शकों पर इसके प्रभाव पर विचार करने से पहले संपूर्ण कार्य, पहले क्या था छोटे छोटे भाग, उसका अंश, उसका टुकड़े को देखा जाएगा, लेकिन अब यहां पर क्या पूरे कार्य को ही देखा जाएगा, तो यहां पर बदल दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने रोथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1957 में इक्लिन परीक्षण को खारिज कर दिया था, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस ने। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अश्लीलता के लिए परीक्षण यह था कि वो आज की डेट में यानी कि समकालीन जो परिस्थिति आज की डेट में चल रही है, जो स्टैंडर्ड, जो एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, सामुदायिक मानकों के लागू करते हुए औसत व्यक्ति देखे जाएंगे। अब मैं मतलब कि ज्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, कुछ लोगों पे कम पर, मतलब कुछ लोगों पे प्रभाव पड़ा है, तो उसको देखेंगे, एवरेज वहां पर लेंगे। वहां पर अगर एवरेज से कम है तो हम उसको, वो चीज जो है वो कामुक की रुचि में हम नहीं रखेंगे, कामुक रुचि के अंदर, मतलब कि उस कामुकता के अंदर उसको नहीं डालेंगे। जबकि हिकलिन परीक्षण में क्या बोला गया था, यहां पर रखा गया था अश्लीलता की जो परिभाषा थी कि भाई कम से कम ऐसे लोगों को देखा जाएगा जहां पर भले ही वो कम ही उनकी संख्या हो, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो। यहां पर एवरेज की बात नहीं कही गई थी। और अलग बात यहां पर हिकलिन में क्या कही गई थी कि हम एक टुकड़े को ही देखेंगे, भले ही उसने पूरा भाषण बोला, लेकिन उस पूरे भाषण में से एक छोटा सा हिस्सा भी अगर ऐसी बात बोल दी गई जिससे प्रभाव पड़ रहा है, वो भले ही एक व्यक्ति पे पड़ रहा है, तो उस काम को अश्लील माना जाएगा। ये जो मामला हुआ था ना रोथ वर्सेस, और इसी रोथ मामले को भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। 2014 का एक जो मामला हुआ था, क्या था ये, अविक सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल, सामुदायिक मानकों को, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, टेनिस खिलाड़ी थी बोरिस बेकर, वो अपनी मंगेतर के साथ एक नग्न अवस्था में तस्वीर छुपवा दी एक पत्रिका में, तो वहां पर उस पत्रिका के खिलाफ जो है वो अश्लीलता की कार्रवाई चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पत्रिका को ही खारिज, मतलब पत्रिका को क्या, जो कार्रवाई चल रही थी उस कार्रवाई को खारिज कर दिया कि नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगर वो चीज होती, हिकलिन्स की अगर बात होती, तो हिकलिन्स के अंदर वो एक पर्टिकुलर हिस्से को देखा जाता, अब पर्टिकुलर हिस्से को देखकर उस पूरे काम को ही वहां पर अश्लील मान लिया जाता। क्लियर? यानी कि इन्होंने उस पत्रिका को कैंसिल नहीं किया, ऐसी इसका मतलब ये था। अब क्या अदालतों ने ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता के मामलों की कुछ सुनवाई की? देखिए हाँ, सुनवाई बेशक की। 2024 के अंदर मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 292 के तहत, आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत यूट्यूब की एक वेब सीरीज थी कॉलेज रोमांस करके, जो उसके जो मेकर्स थे, निर्माता थे, उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द कर दिया था। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही थी, जो प्रोसिक्यूशन था उन्होंने आर्ग्यू दिया था कि देखिए यहाँ पर जो आप चीज दिखा रहे हो वो बहुत ज्यादा अश्लील है, और जो आप ऑब्वियसली कॉलेज एक शिक्षा संस्थान को दिखा रहे हो यहाँ पर, तो उसमें छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर आपत्तिजनक तरीके से जो बात की जा रही है, यौन गतिविधियां यहाँ पर शामिल की जा रही हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें गलत दिखाई जा रही हैं। तो ये जो है मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था, और यहाँ पे खारिज भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली यहाँ पर, सामुदायिक मानक, यानी कि यहाँ पर एक इन्होंने कहा कि सामुदायिक परीक्षण को, यहाँ पर हैकिन्स टेस्ट को नहीं लिया गया, यहाँ पर सामुदायिक परीक्षण को यहाँ पे लिया गया है, जहां पर यह बात बोली गई जो भी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, वाई द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म्स यूज्ड मे बी सेक्सुअल, कि भी आप जो भी चीज ले रहे हो यहाँ पर, मान लीजिए उसका मतलब भले ही सेक्सुअल से हो, एंड इन नेचर एंड दे मे रेफर टू सेक्सुअल एक्ट, और बोले वो सेक्सुअल एक्ट को रेफर कर रहे हो, देयर यूजेस डज नॉट अरोज सेक्सुअल फीलिंग, बट लेकिन उनका जो यूज है वो एक तरीके से सेक्सुअल भावना को जगाता नहीं है, ना ही लस्ट की भावना को वो जगाता है। किसी भी एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है या कॉमन सेंस वाले पर्सन को ऐसी चीजें वहां पर फील नहीं होती हैं। अब जो यहाँ पर जो यूजेस किया गया है वर्ड्स रिफ्लेक्टिव ऑफ इमोशन ऑफ एंगर, रेज, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीफ,
परहैप्स एक्साइटमेंट, ये सब चीज़ें जो यूज़ की जा रही हैं यहाँ पर इस वेब सीरीज़ के अंदर, जो भाषा जो यूज़ की गई है, वो एक तरीके से क्रोध हो गया या फिर हताश, दुखी, ये एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए वो सब चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो यहाँ पर किसी की काम वासना को जगाने के लिए या काम वासना को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें नहीं की गई हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मुझे कैसे समझा सकते हैं? लाइक करके वीडियो को, भाई लाइक करेंगे मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ में आया। कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, कमेंट में आप अपने राय लिख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, आपकी क्या राय है। और वीडियो के लिए पीडीएफ मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप चीज़ों, भाई ये चीज़ें जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो मैं चीज़ें लेकर आया हूँ। 296, 294 या फिर हैकिंस टेस्ट क्या है, या हमारे देश के अंदर ऐसे सब चीज़ें कब हुई, तो उसके रेफरेंस के लिए भी आपको पढ़नी होती है ना। तो पीडीएफ के लिए मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं कैसे? शेयर करके और सब्सक्राइब करके। क्लियर हुआ? और इन जैसों के ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे ही रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। कोई एफआईआर नहीं हो जाएगी उनके खिलाफ, रिपोर्ट ही हो जाएगी, भैया हमें इस तरीके का कंटेंट में दिखाओ। जब इनकी रीच ही खत्म हो जाएगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। ये एक दिन में सुधरने वाले हैं नहीं ये इंसान। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए काम करते हैं, और पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। कोई किसी कीचड़ में लेट रहा है, कोई अपनी पत्नी को प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ पर भेज रहे हैं, जहाँ पर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सके ताकि अपने प्रोडक्ट बेच सकें। कोई गाली गलौज कर रहा है, कॉमेडी के नाम पर लोगों को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो समाज के अंदर बहुत सारी गंदगी यहाँ पर फैला दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को रोकना आपके ही हाथ में है, आप आसानी से उनको रोक सकते हैं, उनकी रीच खत्म करके। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही था।